कार्तिक मास के सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल की सवारी में सवार होकर नगर भ्रमण पर बाबा निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सावन और भादो माह के अलावा कार्तिक एवं अगहन माह में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस बार भी कार्तिक और अगहन माह में कुल 4 सवारी निकाली जाएगी। इसी के चलते आज कार्तिक मास के सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। इसके पहले मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड, पुलिस की प्लाटून एवं भजन मंडलियां शामिल हुई। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, हरसिद्धिपाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा का क्षिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन किए। उज्जैन में 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का विधिवत शुभारंभ देव प्रबोधनी एकादशी 12 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे होगा। शुभारंभ से पूर्व सोमवार को शहर में कलश यात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से नगर वासियों को आमंत्रित किया गया। कलश यात्रा रामघाट से निकाली गई, जो कालिदास एकेडमी पहुंची। पूरे मार्ग पर रंगोली बनाई गई और कलाकारों की नृत्य की प्रस्तुति यहां पर दी गई। कालिदास समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से दोपहर 3:20 पर उज्जैन आएंगे। इसके पश्चात कालिदास संस्कृत एकेडमी पहुंचकर कालिदास समारोह का शुभारंभ करेंगे। मंगल कलश यात्रा में लोक कलाकार कृष्ण वर्मा का नृत्य दल, गिरधारी लाल गहलोत का नृत्य दल और झाबुआ के लोक कलाकारों के दल नृत्य की प्रस्तुति देते चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा में बेटी बचाओ का भी संदेश दिया गया। इसके अलावा अन्य कलाकार कड़ाबीन, शंख वादक दल, शहनाई वादक भी प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। कालिदास समारोह के शुभारंभ के पहले शहर के विभिन्न विद्यालयों व गुरुकुल के 500 विद्यार्थियों ने रविवार को मां गढ़कालिका माता मंदिर में सस्वर श्यामला दंडकम स्तोत्र का पाठ किया। पूर्व रंग कार्यक्रम के तहत करीब 121 छात्राओं ने भी सस्वर पाठ किया था। माता गढ़कालिका का पूजन आराधना के बाद कालिदास समारोह का शुभारंभ माना जाता है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कालिदास समारोह का शुभारंभ करने 12 नवंबर को आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। बाहर से पुलिस बल उज्जैन पहुंच गया है। आगमन मार्ग पर 3 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही सुरक्षा में तैनाती के लिए 1000 पुलिस कर्मियों का दल बाहर से बुलाया गया है। 500 पुलिस कर्मी और अधिकारी स्थानीय स्तर के भी तैनात रहेंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अपने थाना क्षेत्रों में होटल, लॉज और धर्मशालाओं की चेकिंग का अभियान भी शुरू कर दिया है।
उपराष्ट्रपति जी आएंगे, इसका हम जो आगे बाकी में कलश है उस कलश की ओपनिंग कल उपराष्ट्रपति करेंगे कालिदास समारोह कालिदास मेले की। इसलिए यात्रा निकल रही है। अभी डॉक्टर मोहन जी यादव आने वाले हैं, कल उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आने वाले हैं, ये सब ओपनिंग करने आने वाले हैं कल। ये यात्रा रामघाट शुरू हुई है और कालिदास अकेडमी कोटी पे खत्म होगी। ये कार्तिक मेला चालू होता है तो साथ में कालिदास मेला चालू होता है। देखिए, हमारा विश्व स्तरीय कालिदास समारोह कई वर्षों से हम ये चलता आ रहा है और एक तरह से ये एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम है उज्जैन का, और उसी के तारतम्य में कल से इसकी शुरुआत माँ काली की गढ़कालिका माता की अर्चना के साथ में शुरू हुई, जिसमें 500 हमारे वैदिक मंत्रों के उच्चार के साथ 500 पंडितों ने वहाँ पर देवी भागवत का अर्चन किया, पूजन किया। और आज माँ शिप्रा का पूजन करके, माँ शिप्रा के आंगन में कलश पूजन करके वहाँ से जल भर के महाकाल मंदिर में जलाभिषेक किया और वहाँ से भी कोटि तीर्थ का जल लेकर आज ये शोभा यात्रा पूरे उज्जैन शहर में बड़े धूमधाम से निकल रही है। आपने देखा है शोभा यात्रा में सारे लोग बैंड बाजे बग्गी, जितनी भी शोभा यात्रा जितनी शानदार निकलनी चाहिए उस तरह से पुलिस बैंड के साथ निकल रही है। और ये सब हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी इसमें शुभारंभ करने आ रहे हैं। और इस कालिदास समारोह का जो गौरवगान है, जो महिमा है, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ और शानदार तरीके से कालिदास समारोह का एक आयोजन इस वर्ष होने जा रहा है। उज्जैन शहर में बढ़ती गुंडागर्दी और चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। शुक्रवार को एक चाकूबाज को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर भागने में चाकूबाज पैर तुड़वा बैठा। टीआई एनएस परिहार ने बताया कि 3 दिन पहले महाकाल अन्न क्षेत्र के सामने उज्जैनिया के रहने वाले युवक पर रेहान नामक युवक ने चाकू से हमला किया था। दोनों के बीच सवारी को लेकर विवाद हुआ था। मामले में केस दर्ज कर रेहान की तलाशी शुरू कर दी गई थी। मुखबिर से सूचना मिली कि वो बड़नगर रोड भैरूपुरा क्षेत्र में है। पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखकर उसने दौड़ लगा दी। पुलिस का उसका पीछा करना हुआ, तभी वो चाकूबाज गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने घायल चाकूबाज को चरक अस्पताल में भर्ती कराया है। उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन पुलिस ने शहर में बढ़ती गुंडागर्दी और चाकूबाजी की वारदातों के खिलाफ बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू की है। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो मुलजिम है, अन्य क्षेत्र में जो ऑटो वालों का आपस में झगड़ा हुआ था जिसमें चाकूबाजी हुई थी, उस चाकूबाजी का मुलजिम है रेहान। पहले तकिया मस्जिद में रहता था, इसके बाद ये आदर्श नगर चला गया रहने। इसने चाकू मारे थे। कल इसको खबर मिली कि बड़नगर रोड में भैरूपुरा में इसका लोकेशन है। हम लोग तत्काल टीम को लेकर पहुंचा तो ये भागने के प्रयास किया। भागने के प्रयास में इसके पैर में चोट आई। इसको अस्पताल लाए, इलाज कराया, डॉक्टर ने भर्ती कर दिया था। आज डिस्चार्ज किया है। अब इसको ले जाकर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के गुलाबर सांवेर में रहने वाले 50 वर्षीय हरि सिंह पिता नंदू सिंह की खेत पर मोटर का स्टार्टर ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हरि सिंह शाम 7 बजे के करीब खेत में पानी देने पहुंचे थे। उन्होंने यहां लगी हुई विद्युत मोटर का स्टार्टर ठीक करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें करंट का झटका लगा जिससे वो कुएं में जा गिरे। स्वयं कुएं से बाहर निकलने के बाद हरि सिंह घर गए और कपड़े बदले। परिवार के लोगों ने बताया कि उल्टियां करने पर उन्हें सांवेर के अस्पताल लाया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें उज्जैन लाया गया। आरडी गाड़ी अस्पताल में उपचार के दौरान रात करीब 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हरि सिंह के शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये क्या खेत पर पानी फिरने गए थे, लाइट जाने के कारण ये चेक करने गए थे मोटर को, मतलब स्टार्टर पे टाइम को क्या देखने रहे थे, मतलब कटआउट लगाने के टाइम को करंट लग गया था, तो उस कारण हम यहाँ लाए थे आरडी गाड़ी में, तो यहाँ पर इनको मृत घोषित कर दिया। उज्जैन में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षेत्र के चाकूबाजों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में चाकूबाजों को पकड़ा और उनका जुलूस निकाल दिया। चाकूबाजों का जुलूस निकालने के साथ ही पुलिस ने चाकूबाजी में शामिल लोगों का भी जुलूस निकाला, जिस पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्रभारी टीआई और 2 प्रधान आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया।
लेकिन इससे रविदास मंडल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और 3 लोगों को बर्खास्त करने की मांग की। मांग के साथ ही एसपी के नाम ज्ञापन आज सौंपा गया है। उज्जैन में बढ़ती जा रही चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोपहर में पुलिस को निर्देश मिले कि पकड़ाए बदमाशों को कोट मोहल्ला चौराहा लेकर पहुंचे। कोतवाली थाने से प्रभारी टीआई बबलेश कुमार, प्रधान आरक्षक तरुण पाल 6 बदमाशों को लेकर गए। उन्हें तभी पता चला कि सभी थानों के बदमाशों को एक जगह एकत्रित कर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन इस जुलूस में भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर कहा कि जिन बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाकूबाज नहीं थे। एसपी द्वारा इसकी जानकारी लेने के बाद प्रभारी टीआई बबलेश कुमार, प्रधान आरक्षक आत्माराम, प्रधान आरक्षक तरुण पाल को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन तीनों लोगों को लाइन हाजिर करने के विरोध में सोमवार को रविदास मंडल के सदस्य पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे और तीनों लोगों को बर्खास्त करने की मांग के साथ एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिस युवक का जुलूस निकाला गया वो चाकूबाज नहीं था, सिर्फ केस में शामिल था। गलत व्यक्ति का जुलूस निकालने के कारण कार्रवाई की गई है। तिरुपति धाम में गत 5 दिवसीय 12वें ब्रह्मोत्सव और पंचकुंडीय श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञशाला में 25 आचार्य विद्वानों द्वारा सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक यज्ञ किया जा रहा है। देश भर की धर्मप्राण जनता और भक्तजन इन आयोजनों में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रतिदिन होने वाला महाभिषेक कल भी होगा, जिसका समय 7:30 से रात 8 बजे तक रहेगा भूमि मंदिर परिसर में, और इसके बाद रात्रि 8:15 बजे सवारी निकाली जाएगी। आयोजन का समापन बेला के महत्वपूर्ण अवसर पर पट्टाभिषेक विधि का आयोजन देव प्रबोधिनी एकादशी पर 12 नवंबर मंगलवार को दोपहर 1 बजे होगा। समारोह में युवराज स्वामी श्री राघवेंद्राचार्य जी का पट्टाभिषेक होगा और उन्हें जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद से सुशोभित किया जाएगा। मुख्य अतिथि जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाय विद्याभास्कर स्वामी महाराज होंगे। ये समस्त कार्यक्रम भगवान तिरुपति धाम हनुमानगढ़ी के सामने बड़नगर रोड उज्जैन पर आयोजित किया जा रहा है। श्री कांताचार्य जी ने बताया कि उनकी आयु 87 वर्ष हो चुकी है और तिरुपति धाम के समस्त कामकाज के व्यवस्थित संचालन हेतु युवा आचार्य को यह जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। राघवेंद्राचार्य जी की योग्यता और तिरुपति धाम के प्रति उनकी सतत सक्रियता और समर्पण के कारण उन्हें यह दायित्व दिया जा रहा है। पूर्व में राघवेंद्राचार्य जी को युवराज स्वामी के पद पर विधिपूर्वक प्रतिष्ठित किया गया था। 22 वर्षीय राघवेंद्राचार्य जी ने उज्जैन के ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज से सीबीएसई माध्यम से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की। वे पिछले 5 वर्षों से अयोध्या स्थित कौशलेय सदन में व्याकरण से आचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, पारायण और ज्योतिष में उनकी गहरी रुचि है। तिरुपति धाम बड़नगर स्थित हनुमानगढ़ी के पास में 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें साउथ से कुंभकोणम से पधारे 5 विद्वान और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी साथ में आयोजित हुआ है, जहां अयोध्या से आए हुए 20 ब्राह्मण देवताओं के द्वारा यज्ञ कल संपन्न होगा और इस दास को आचार्यों के द्वारा परंपरागत गादी का अवसर का कर्तव्य निभाने का मौका मिला है। तो उसी अवसर पर दास का पट्टा अभिषेक भी होगा और उसके उपरांत 13 तारीख को नगर भ्रमण होगा। भगवान की पालकी पूरे उज्जैन में निकलेगी, फिर क्षिप्रा नदी पर स्नान होगा चक्रराज जी का, फिर मंदिर आने के बाद पूर्णाहुति होगी, फिर शाम को अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद होगा। कर्मचारियों ने सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को दिए ज्ञापन में अपनी समस्या का जिक्र किया है। उसमें यू विन पोर्टल में आ रही समस्या के कारण राष्ट्रीय कार्यक्रम टीकाकरण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पहले पोर्टल में डेटा चढ़ाने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती थी, अब हितग्राही के मोबाइल पर ओटीपी की जरूरत होती है, जिससे एएनएम यूविन पोर्टल पर एंट्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जन आरोग्य समिति से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ही और अनटाइड फंड दिया जाता है, जो कि पहले एएनएम को भी दिया जाता था, जिससे एएनएम को आवश्यक सामग्री एवं उपकरण खरीदने के लिए यहां लाया जाता था। अब केवल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही अपनी मनमानी से खरीदी करते हैं। मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय मिशन के द्वारा एएनएम को अनमोल टैबलेट्स दिए गए थे, जिन्हें कि 10 वर्ष हो चुके हैं। इस कारण अब वो लगभग खत्म हो गए हैं। नए अनमोल टैबलेट दिलवाए जाए। राष्ट्रीय प्रोग्राम टीकाकरण में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी उपस्थित होना है, जो कि वो टीकाकरण में उपस्थित नहीं होते हैं तो टीकाकरण में एएनएम बहुत व्यस्त रहती है, जिससे कि पोर्टल में एंट्री नहीं कर पाते हैं। उनको भी टीकाकरण उपस्थित होने का आदेश दिया जाए।
लंबे समय से डीपीसी नहीं हुई है। इन मांगों पर सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने तत्काल स्टाफ को समस्या को हल करने के आदेश दिए। आज न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने यूविन पोर्टल में समस्या आ रही है एनएम को टीकाकरण दर्ज करने। उसकी समस्या ये आ रही है कि उसमें हितग्राही को ओटीपी जाता, हितग्राही मोबाइल लेके नहीं आते और ग्रामीण अंचल में मोबाइल लेके नहीं आते हैं। माता जो आती हैं उनकी वो वृद्ध आती हैं, उनके पास मोबाइल रहता नहीं है। तो ये समस्या आ रही है। टीकाकरण हमारी एनएम करने जाती हैं, जिससे उसमें समस्या आ रही है कि वो टीकाकरण को चढ़ा नहीं पा रही यूविन पोर्टल में, और ये समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये है कि टीकाकरण में बीएचएनडी में केवल हमारी एनएम बहनें पहुँचती हैं और सीएचओ वगैरह वहाँ पहुँचते नहीं हैं, जिससे काम सफल होता है कि एनएम परेशान होती हैं और वो परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तीसरी मांग ये है कि जो जन आरोग्य समिति से पैसा सीएचओ को मिलता है, लेकिन वो सारा पैसा वही खर्च कर देते हैं और जो एनएम को आवश्यक उपकरण सामग्री जो रहती है वो खरीद नहीं पाते हैं। ये भी एक समस्या आ रही है। इसके लिए भी हमने साहब से मांग की है और हम लोगों की हड़ताल अवधि की 12 दिन की तनख्वाह है, उसके संबंध में भी बात की। दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले दीपदान के साथ ही क्षिप्रा नदी किनारे लगने वाले 1 माह का कार्तिक मेला का आगाज होगा। मेले की तैयारियों को लेकर महापौर मुकेश टिटवाल ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को मेला शुरू होने से पूर्व मेले से संबंधित पूरी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि गुलाबी ठंड के बीच प्रदेश भर के लोग कार्तिक मेले का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंचेंगे। क्षिप्रा किनारे मेला ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी है। झूला व्यवसायी पहुंच चुके हैं। कार्तिक मेले के आगाज से पहले गधों का मेला शुरू होगा। प्रदेश भर के व्यापारी अच्छी नस्ल के गधे लेकर यहां पहुंचेंगे। नगर निगम द्वारा 1 माह के लिए आयोजित किए जाने वाले मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। लगभग 300 दुकानों का आवंटन भी हो चुका है। 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दीपदान क्षिप्रा में होगा। इसके बाद मेले की शुरुआत हो जाएगी। अब 1 सप्ताह का समय ही शेष बचा है। मेला ग्राउंड में झूला व्यवसायी भी पहुंच चुके हैं। आकर्षक और ऊंचे झूले लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मेले में मंच पर सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होंगे। इसका लेखा जोखा भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा। वैसे निगम द्वारा मेले की अधिकांश तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। क्षिप्रा नदी किनारे लगने वाला कार्तिक मेला गुलाबी ठंड के साथ ही दिसंबर माह की कड़ाके की ठंड तक जारी रहेगा। इस बार मेले में 500 से अधिक दुकानें लगने की उम्मीद लगाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा से हमारा कार्तिक मेला प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले हमारे सिद्धवट पर 1 दिवसीय मेला आयोजित होगा। उसके साथ ही पशुओं का मेला भी प्रारंभ इसके कार्तिक पूर्णिमा के पहले प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मेले की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। हमने पूरे कार्तिक मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे मेले का हमने बीमा करवाया गया है। सारे हमारे जो झूले हैं उन सबका हमने सभी प्रमाण पत्र लिए हैं। सारे प्रकार के सारे प्रमाण पत्र आने के बाद ही तो झूले प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही 300 के करीब हमारी दुकानें आवंटित हो चुकी है। इस बार हमने प्रदर्शनी लगा रहे हैं। प्रदर्शनी में शासन की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। नगर निगम के क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो भी हम देंगे। साथ ही एक बड़ी LED पे सरकार की योजना, नगर निगम के कार्य, ये सब भी उसका प्रदर्शन हम करेंगे। साथ ही आने वाले जो मेले के अंदर आते हैं हमारे सब लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए चारों ओर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और हमारे सभी व्यापारियों को उचित स्थान पर अपना व्यवसाय करने के पूरे सारे साधन हमने इसमें लगाए हैं। साथ ही मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम पूरे 1 माह तक चलेंगे। इसके भी सारी तैयारियां निगम ने की है। उज्जैन के चरक भवन हॉस्पिटल को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में सबसे पहले उज्जैन को इको कार्डियोग्राफी मशीन मिली है, जिसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। इको कार्डियोग्राफी मशीन की कीमत करीब 17 लाख रुपए है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने उज्जैन के चरक भवन को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में सबसे पहले उज्जैन जिला अस्पताल के चरक भवन को 17 लाख रुपए कीमत की इको कार्डियोग्राफी मशीन दी गई है, जिसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। जल्द ही लोगों के लिए इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। इस मशीन के लगने से मरीजों को महंगी जांच जैसे कलर डॉपलर व इको के लिए निजी सेंटर व अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। दोनों ही जांच करीब 5,000 रुपए की होती है, मगर अब चरक भवन में यह निःशुल्क जांच की जाएगी। डॉक्टर दिवाकर के अनुसार प्रदेश में इस तरह की मशीन टीकमगढ़ जिले को भी मिली है, मगर वहां अब तक इस मशीन को इंस्टॉल नहीं किया गया है। उज्जैन में चरक भवन के ICU में मशीन शुरू भी
हो चुकी है। इकोकार्डियोग्राफी मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है। जो मशीन होती है वो हार्ट की जो ब्लॉकेज होते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब हार्ट कितना पंप कर रहा है और नसें कितनी चौक है उसकी जानकारी दी जाएगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन ज़िले में पहली बार ये इंस्टॉल की गई है, जो कि टीकमगढ़ में भी दी गई है, लेकिन वहाँ की मुझे जानकारी नहीं है कि इंस्टॉल हुई कि नहीं, लेकिन ये पता है कि ये उज्जैन में पहली है और मध्य प्रदेश में पहली है जो इंस्टॉल की गई, जिससे कि आम जनता गरीब जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि बाहर इको कराने के लिए 2500 से 3000 या 5000 तक की जांच करवाना पड़ती है, हमारे यहाँ मुफ्त की जाएगी।